हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025886 का एनालिसिस। पेपर 886 आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो अब प्रयोग में नहीं ली जाती, अप्रचलित है, पुरानी पड़ गई है, कहलाएगी ऑब्सलीट। शब्द ऑब्सलीट का अर्थ है पुराना या अप्रचलित। उदाहरण के तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी जो अब प्रयोग में नहीं आती, पुरानी पड़ गई है, कहलाएगी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से ऑब्सलीट मेथड्स, पुराने या अप्रचलित तरीके। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी एब्सोल्यूट का अर्थ है पूरी तरह से या पूर्ण। जैसे हम कहें एब्सोल्यूट नेसेसिटी, यानी पूर्ण आवश्यकता है, इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश कमी की नहीं है। एब्सोल्यूट है पूर्ण, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट नेसेसिटी एटसेट्रा। ऑप्शन सी कंटेम्पररी एक बेहतरीन शब्द है। शब्द कंटेम्पररी के दो प्रमुख अर्थ हैं। पहला है समकालीन, जो एक समय पर हुए या घटित हुए ऐसे लोगों को, ऐसी घटनाओं को हम कहेंगे कंटेम्पररी। एक अन्य अर्थ है कंटेम्पररी का, वो है आधुनिक या मॉडर्न, आज के समय का, मॉडर्न आधुनिक। अंतिम ऑप्शन वोग एक बहुत अच्छा शब्द है। वोग का अर्थ होता है चलन या प्रचलन, फैशन। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, अब की बार रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न मिला है, तो पहले उन्हें पढ़ें और फिर लॉजिकल या तार्किक क्रम में रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। थ्रू द यूज ऑफ सोलर एंड विंड पावर, थ्रू का अर्थ है के माध्यम से, यूज है प्रयोग, ऑफ सोलर एंड विंड पावर। सोलर है सौर, सूर्य से प्राप्त होने वाली, विंड है पवन या हवा, तो विंड पावर हुआ पवन ऊर्जा। मेनी कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग हैविली, इन्वेस्ट का अर्थ है निवेश करना, हैविली बहुत ज्यादा, इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का अर्थ है जिसका नवकरण हो सके, यानी अक्षय ऊर्जा। उदाहरण के तौर पर जीवाश्म ईंधन है, जैसे क्रूड ऑयल या कोल, वो एक बार समाप्त हुआ तो फिर से नहीं बनाया जा सकता। किंतु धूप और हवा हम नवकरणीय ऊर्जा मानते हैं, ये दोबारा मिल जाएगी, हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी, तो नवकरणीय अथवा हिंदी में कहेंगे अक्षय, जिसका विनाश न हो। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, डिपेंडेंस का अर्थ है निर्भरता, फॉसिल फ्यूल का अर्थ है जीवाश्म ईंधन। कोल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। एमिंग टू अचीव, एम का अर्थ होता है लक्ष्य होना, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विद्यार्थी ध्यान दें, सस्टेनेबल का अर्थ है जिसे बनाए रखा जा सके, जो टिकाऊ हो, जो चले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले, टिकाऊ हो, जिससे पर्यावरण आदि का विनाश ना हो जाए। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड पावर के माध्यम से लक्ष्य है कि फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग कम से कम किया जाए। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QS तथा RP। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट Q, इंट्रोडक्टरी सेगमेंट। मेनी कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत से देश जो नवकरणीय या अक्षय ऊर्जा है उसमें बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। क्यू के उपरांत होगा सेगमेंट एस। एमिंग, उनका उद्देश्य क्या है? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि वो चिरस्थायी जो बना रहे ऐसा विकास जो है वो प्राप्त कर सके। एस के उपरांत होगा खंड आर। किस लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट? टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ताकि जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो सके। और किस प्रकार कम हो सके? थ्रू के माध्यम से, निर्भरता कम हो, थ्रू के माध्यम से द यूज ऑफ सोलर एंड विंड पावर, सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, उसके उपरांत S, उसके उपरांत R तथा P। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी QSRP ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड, एक ऐसी जगह जहां सार्वजनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं, कहलाती है आर्काइव। आर्काइव का अर्थ है पुरालेख या पुरालेख संग्रह। सामान्यतः आर्काइव को प्लूरल में आर्काइव्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन ए मॉर्चरी का अर्थ है मुर्दा घर या शव गृह, जहां डेड बॉडीज रखी जाती हैं। लाइब्रेरी आप जानते हैं, पुस्तकालय, और डायरी भी आप जानते हैं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 79 एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। वन हु अडेप्ट्स वन सेल्फ रेडीली टू वेरियस सिचुएशंस, ऐसा व्यक्ति जो अडेप्ट करता है अर्थात ढाल लेता है वन सेल्फ स्वयं को, रेडीली है तुरंत, टू वेरियस सिचुएशंस, वेरियस का अर्थ है विभिन्न, ऐसा व्यक्ति जो विभिन्न परिस्थितियों में खुद को ढाल लेता हो कहलाता है वर्सेटाइल। शब्द वर्सेटाइल का अर्थ है बहुमुखी प्रतिभा वाला या बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए फेस्टिडियस का अर्थ है दुराराध्य, ऐसा व्यक्ति जिसको राजी करना मुश्किल हो क्योंकि वो बारीकियों पर बहुत ध्यान देता है। तो दुराराध्य या तुनक मिजाज या बारीकियों पर बहुत ध्यान देने वाला, जिसे राजी करना, मनाना, संतुष्ट करना मुश्किल हो। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है फिनिकी। ऑप्शन सी ऑर्थोडॉक्स का अर्थ है रूढ़िवादी या पुरानी सोच वाला, जबकि अंतिम ऑप्शन आर्डेंट का अर्थ है बहुत उत्साही, किसी चीज़ को लेकर बड़ा जोशीला। जैसे अगर आप किसी विचारधारा के आर्डेंट सपोर्टर हो तो बड़े उत्साही, जोशीले और समर्पित उसके समर्थक हो। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी वर्सेटाइल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसमें दी गई अशुद्धि को ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं। द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, जो जल्दी सुबह वाली फ्लाइट है, इज द लेस्ट एक्सपेंसिव। वाक्य में बेशक यहाँ एरर है, लेस्ट नहीं लीस्ट होना चाहिए था। लीस्ट एक्सपेंसिव यानी बहुत कम इसमें खर्चा लगता है, ये काफ़ी सस्ती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो जाए। ये तो एक कंजंक्शन है, जबकि हमें चाहिए थी लीस्ट। एक सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, लिटिल की सुपरलेटिव है लीस्ट। तो लेस्ट ऐसा न हो कि, नहीं लीस्ट सबसे कम खर्चे वाली। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। लीस्ट बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है लास्टली, ना बिल्कुल नहीं। लीस्ट एक्सपेंसिव जो सबसे कम खर्च की है, सस्ती है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। तो पढ़ते हैं। स्केप्टिकल का अर्थ होता है संशयवादी, जो शक करता हो, किसी चीज पर आदि पर शक करता हो तो वो स्केप्टिकल है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का अर्थ है भोला भाला। अगर आप क्रेड्यूलस हैं तो काफ़ी इनोसेंट हैं, इनजेन्युअस हैं, भोले भाले हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। सिनिकल का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो लोगों के इरादे पर संदेह रखता है कि लोग जो कर रहे हैं वो स्वार्थ से प्रेरित होकर कर रहे होंगे, सीधा विश्वास नहीं करता। सिनिकल प्रश्न शब्द का सिनोनिम है काफ़ी हद तक। एक्सप्लॉइटेटिव का अर्थ है शोषणात्मक और सेंसिबल का अर्थ है समझदारीपूर्ण। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन ए ही रहेगा, संशयवादी का उल्टा, क्रेड्यूलस भोला भाला जो आसानी से भरोसा कर लेता हो। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 निर्देश है दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें। तो जो प्रश्न वाक्य है वो एक्टिव में है, हम इसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में। पढ़ते हैं। द पुलिस हैव एप्रीहेंडेड द क्रिमिनल। विद्यार्थी ध्यान दे, पुलिस को अंग्रेजी में प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो द पुलिस हैज नहीं, द पुलिस हैव। एप्रीहेंड का अर्थ होता है हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना, द क्रिमिनल। तो अपराधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पकड़ लिया है। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को देखें। हमें मिला है जो वाक्य वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो नया सब्जेक्ट होगा द क्रिमिनल। चूंकि वो सिंगुलर है, हमें चाहिए हैज बीन और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एप्रीहेंडेड ही रहेगी। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, द क्रिमिनल हैज बीन एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। तो ऑप्शन ए सबसे पहले द क्रिमिनल हैड बीन, बिल्कुल नहीं, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का था, पास्ट परफेक्ट का नहीं। बी कहता है द क्रिमिनल वॉज, नहीं, सिंपल पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट था। अंतिम ऑप्शन डी कहता है द क्रिमिनल हैव बीन, नहीं, क्रिमिनल सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव बीन नहीं, हैज बीन होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं, पर्यायवाची बताएं। आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका अर्थ प्रश्न शब्द का ही अर्थ हो। शब्द इल्यूसिडेट का अर्थ है किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझाना, सविस्तार बताना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का अर्थ है सविस्तार समझाना। तो इल्यूसिडेट और एक्सप्लिकेट दोनों का अर्थ है एक्सप्लेन करना डिटेल में।
अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एग्जॉस्ट का अर्थ है पूरी तरह समाप्त करना या थका देना, समाप्त कर देना कोई चीज जो आपके पास उपलब्ध है, या फिर थका देना जैसी भी स्थिति हो। ऑब्फस्केट का अर्थ है किसी चीज को जटिल बनाना, पेचीदा बनाना या कॉम्प्लिकेट बनाना, समझने में कठिन बना देना। और एग्जामिन का अर्थ आप जानते हैं परीक्षण करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। प्रश्न शब्द लिजिट। लिजिट का अर्थ होता है वैध, जो कानूनी है, वैध है, उचित है। इसके लिए एक लोकप्रिय सिनोनिम है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का अर्थ भी वही है लिजिट का, वैध, कानूनी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इल्लीगल। इल्लीगल का अर्थ है गैर कानूनी, अवैध। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर करें तो अनकूथ का अर्थ है जो अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, गंवार प्रकृति का है, जिसमें शिष्टता नहीं है, तो असभ्य या अनसिविलाइज्ड। इंडोर्स का अर्थ है किसी का समर्थन करना, सपोर्ट करना, कि हाँ हम इसके पक्ष में बात कर रहे हैं। वैसे किसी दस्तावेज के पीछे पृष्ठांकन करना, उस पर कुछ लिख के साइन करना, जैसे किसी चेक के पीछे भी उसका इंडोर्समेंट करना या इंडोर्स करना कहलाता है। बोनाफाइडी का अर्थ है सच्चा, जेन्युइन, प्रमाणिक। हमारा आंसर ऑप्शन ए इलीगल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, निर्देश है दिए गए वाक्य के जिस खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है वही हमारा उत्तर होगा। तो पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर, विद्यार्थी ध्यान दे, बैक्टीरिया प्लूरल है, सिंगुलर होगा बैक्टीरियम। आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड का अर्थ है एक कोशिका वाले जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। वाक्य में एरर कहाँ है? यहाँ। चूंकि बैक्टीरिया प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, इट्स नहीं देयर होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का अर्थ होता है प्रजनन करना। ऑन इट्स ओन नहीं, ऑन देयर ओन। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है डी। ऑन इट्स नहीं, ऑन देयर ओन होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, फिर से वही निर्देश है दिए गए वाक्य के जिस सेगमेंट, जिस खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल फॉर मी टू टॉक अबाउट। टू का अर्थ होता है इतना कि नहीं, अर्थात जिंदगी में उनकी नाकामी मेरे लिए इतनी पेनफुल है कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। वाक्य में एरर यहाँ है, टू मच नहीं मच टू होना चाहिए था। विद्यार्थी इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। टू के साथ जब हम कोई एडजेक्टिव लगाते हैं तो मच उसके पहले हो सकता है, ना कि बाद में। और अगर ना लिखे तो भी ठीक है, किंतु मच टू और उसके एडजेक्टिव के मध्य नहीं आ सकता। मच के स्थान पर फार का प्रयोग भी संभव है। जैसे वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, ही इज टू फैट टू रन। अगर आपको इसको और थोड़ा एम्फसाइज करना है तो आप कह सकते हैं ही इज मच टू फैट टू रन। टू मच फैट नहीं, मच टू फैट या फार टू फैट टू रन। तो टू और उसके एडजेक्टिव के बीच में मच ना लगाएं, उससे पूर्व लगा सकते हैं, वैकल्पिक है। ना लिखें तो भी सही है। मच सिर्फ जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए लिखा जाता है, मच के स्थान पर फार भी हो सकता था। तो करेक्शन के बाद वाक्य हुआ, हर फेलियर इन लाइफ इज मच टू पेनफुल फॉर मी टू टॉक अबाउट, या फिर फार टू पेनफुल फॉर मी टू टॉक अबाउट। मेरे लिए ये बहुत पीड़ादायक है कि मैं उनकी ज़िंदगी में जो नाकामी हुई है उसके बारे में बात करूं। तो इतना पीड़ादायक है कि मैं बात नहीं कर पाता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इज टू मच नहीं मच टू होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, अब की बार एक इडियम, एक मुहावरा मिला है, हमें उसका अर्थ बताना है। तो पढ़ते हैं। अ बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट का अर्थ है जानवर, ऐसा जानवर जो बोझा ले जाने के काम आता है, लोड्स कैरी करने के काम आता है, जैसे कोई खच्चर या गधा या घोड़ा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एन एनिमल दैट कैरीज लोड्स। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है पर्सन हु हार्डली वर्क्स। हार्डली का अर्थ है ना के बराबर, ऐसा आदमी जो काम ही नहीं करता है, ना के बराबर काम करता, बिल्कुल नहीं। अ वायलेंट मैन, एक हिंसक व्यक्ति भी नहीं। लाइबिलिटी का अर्थ है कोई दायित्व, बोझ नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताएं, विलोम शब्द बताएं। शब्द चेस्टाइज का अर्थ है किसी को फटकार लगाना या फिर किसी को दंड देना।
फटकार लगाना, तीव्र आलोचना करना कि तुमसे ये गलती हुई है, या फिर किसी को पीटना, दंडित करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सटोल। एक्सटोल का अर्थ है किसी की बहुत प्रशंसा करना, टू प्रेज समबडी, कुछ ज्यादा ही प्रेज करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना। तो फटकार लगाना, तीव्र आलोचना करते हुए, उल्टा हुआ एक्सटोल यानी तारीफ करना। ऑप्शन ए, वेंडलाइज का अर्थ है तोड़ फोड़ करना। अगर आप किसी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप उसे वेंडलाइज कर रहे हैं। बिरेट का अर्थ है डांटना या फटकारना। ये प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, जबकि हमसे विलोम शब्द पूछा गया है, एंटोनिम या ऑपोजिट। और अंतिम ऑप्शन डी एक बेहतरीन शब्द है, एडल्टरेट का अर्थ है मिलावट करना। अगर आप किसी चीज़ में कोई चीज़ की मिलावट करते हैं, उसकी शुद्धता में कमी लाते हैं, तो उसे कहते हैं एडल्टरेट। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न है। वही विधि है, दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। When the thyroid gland शरीर में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, produces too little hormone, too little है बहुत ही कम, हार्मोन आप जानते हैं जब बहुत कम हार्मोन बनाती है थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि, अनलेस द कंडीशन इज प्रॉपरली ट्रीटेड, अनलेस है यदि नहीं, कंडीशन है ये स्थिति, ये शारीरिक स्थिति या व्याधि, प्रॉपरली ट्रीटेड उचित तरीके से इसका उपचार यदि नहीं किया जाए तो द बॉडीज मेटाबॉलिज्म स्लोस डाउन। विद्यार्थी ध्यान दें, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपापचय। ये शरीर में होने वाली ऐसी रासायनिक क्रिया है जिससे भोजन एनर्जी में बदलता है, वो धीमी पड़ जाती है उपापचय, लीडिंग टू जो कारक बनता है फटीग है, थकान, एंड ग्रेजुअल वेट गेन। ग्रेजुअल का अर्थ है धीरे धीरे, वेट गेन है वजन बढ़ना। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि थायराइड ग्लैंड जो है अगर वो हार्मोन कम बनाए तो क्या होता है शरीर में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है PRS और फिर Q। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट P, इंट्रोडक्टरी खंड। When the thyroid gland produces too little hormone, जब ये बहुत कम हार्मोन बनाती है ये ग्रंथि P के उपरांत R, the body's metabolism slows down, शरीर का उपापचय धीमा पड़ जाता है। R के उपरांत खंड S, लीडिंग टू जो कारक बनता है फटीग एंड ग्रेजुअल वेट गेन का, शरीर में थकान और धीरे धीरे वजन बढ़ने की स्थिति का कारक बनता है। कब बनता है? अनलेस द कंडीशन इज प्रॉपरली ट्रीटेड, यदि आप कंडीशन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे इस स्थिति, इस व्याधि को, तो फिर ये हो जाएगा कि थकान होने लगे और शरीर का वजन बढ़ने लगे। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट P, फिर R, उसके उपरांत S और अंतिम खंड Q। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, निर्देश है उस शब्द को पहचाने जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है। फैंटेसी की स्पेलिंग में टी के उपरांत SY से पहले ए भी होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी FANTASY। फैंटेसी का अर्थ है कपोल कल्पना, कोरी कल्पना। अन्य ऑप्शंस में ह्यूमिलिएट का अर्थ है अपमान करना, बबल आप जानते हैं बुलबुला, और स्मर्क एक बेहतरीन शब्द है। स्मर्क का अर्थ है जब आप किसी को चिढ़ाने के लिए दंभ की या घमंड की मुस्कुराहट दिखाते हैं तो ऐसी मुस्कुराहट या मुस्कुराने को कहते हैं स्मर्क। तो किसी को चिढ़ाने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए जो मुस्कान लाई जाती है अक्सर आपके अहंकार में, उसे कहते हैं स्मर्क। ये एक वर्ब भी है, इस तरह की मुस्कान देना। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में एक बार और हमें एक इडियम मिली है, मुहावरा मिला है जिसका हमें अर्थ बताना है। तो पढ़ते हैं, गो द होल 9 यार्ड्स। अगर आप होल 9 यार्ड्स जाते हैं, इसका अर्थ है पूरी कोशिश करें, जो भी आप कर सकते हैं वो सब कुछ करें, या जो किया जा सकता है उस परिस्थिति में वो सारे करें, वो काम करें, वो प्रयत्न करें, जैसी भी स्थिति हो, कहलाएगा टू गो द होल 9 यार्ड्स। हमारा आंसर होगा टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। सब कुछ करना किसी परिस्थिति में कहलाता है गोइंग द होल 9 यार्ड्स। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टू टेक अ शॉर्टकट टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए शॉर्टकट लेना, बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड अननेसेसरी एफर्ट, अनावश्यक मेहनत को अवॉइड करना नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं जो भी उस परिस्थिति में हो सकता है वो सारे काम करना। अंतिम ऑप्शन डी कहता है टू लीव समथिंग अनफिनिश्ड, किसी काम को अपूर्ण ही छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में अब की बार निर्देश है उस वाक्य को पहचाने जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। पढ़ते हैं,
आई थॉट आई वॉज गोइंग टू डाई, मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आई थॉट आई वॉज गोइंग टू डाई, मुझे लगा मैं मरने जा रहा हूं, मरने वाला हूं। इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए में थॉट की स्पेलिंग गलत है, बी में गोइंग की गलत है, और डाइंग नहीं डाई होना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए इन्फिनेटिव, तो ये तो ग्रामर की एरर है, ये स्पेलिंग की। और ऑप्शन डी कहता है आई थॉट आई वॉज गोइंग टू डाई, एक बार फिर से गोइंग की स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। शी सेड टू हर मेड, मेड है नौकरानी, उसने अपनी नौकरानी से कहा कोट क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली अनकोट, उसने अपनी नौकरानी से कहा यूटेंसिल्स ढंग से प्रॉपरली अच्छी तरह से साफ करे। शब्द यूटेंसिल्स का अर्थ है बर्तन या फिर घर के औजार। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले विद्यार्थी रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें और वाक्य के प्रकार पर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और वाक्य का प्रकार है इंपरेटिव, आदेश, अनुरोध, सुझाव आदि के वाक्य। ऐसे में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे ऑर्डर्ड, कमांडेड या आस्क्ड में, और इन्फिनेटिव टू क्लीन के साथ वाक्य को पूरा करेंगे। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। शी ऑर्डर्ड हर मेड, उसने अपनी नौकरानी को आदेश दिया टू क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, कि वो घर के जो बर्तन या अन्य औजार हैं उनको प्रॉपरली साफ करे। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ए कहता है शी कमांड्स, नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की थी, कमांडेड होता तो इस पर विचार किया जा सकता था। सी कहता है शी कमांडेड हर मेड दैट काइंडली, बिल्कुल नहीं, टू क्लीन। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है शी ऑर्डर्स, बिल्कुल नहीं, ऑर्डर्ड आवश्यक था क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, एक इडियम मिली है, मुहावरा मिला है, एक बार और अर्थ बताना है, पढ़ते हैं। टू लूज वंस हेड, टू लूज वंस हेड का अर्थ होता है आप अपना आत्मनियंत्रण या आपा खो बैठे, आपका सेल्फ कंट्रोल चला जाए, तो यू हैव लॉस्ट योर हेड। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टू लूज वन सेल्फ कंट्रोल। टू लूज योर हेड, अपना दिमाग खोने का अर्थ है आपका आत्मनियंत्रण चला गया है। टू लूज वन हेड का अर्थ है टू लूज वन सेल्फ कंट्रोल। अन्य ऑप्शंस में टू हैव अ बैड मेमोरी, बिल्कुल नहीं। टू रीच नोवेयर, कहीं ना पहुंचना। टू लूज द ट्रैक ऑफ द टाइम, जो लूज द ट्रैक ऑफ द टाइम यानी आपको ध्यान ही ना रहे क्या समय हो गया, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, रेखांकित खंड है किसी वाक्य में, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसमें दी गई एरर को ठीक करता हो, तो पढ़ते हैं। आई कैन सीज द माउंटेन्स इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस यानी दूर कहीं, वो दूर मुझे माउंटेन में देख सकता हूँ। वाक्य में एरर यहाँ है, कैन, मे, कुड, कोई भी मॉडल हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, उसके साथ कोई एस नहीं लगाया जाता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, आई कैन सीज नहीं, आई कैन सी करेक्शन के बाद वाक्य हुआ आई कैन सी द माउंटेन्स इन द डिस्टेंस, दूर मैं वहाँ पहाड़ देख सकता हूँ। अन्य ऑप्शंस में कैन सॉ बिल्कुल नहीं, कैन सीन भी नहीं, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती कैन के साथ किसी मॉडल के साथ। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय या सेट जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। सडन चेंजेस, अचानक होने वाले बदलाव इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है स्टॉक बाजार, आम भाषा में शेयर बाजार। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द स्टॉक में शेयर, स्टॉक्स और अन्य तरह की प्रतिभूतियां शामिल है। स्टॉक मार्केट या आम भाषा में शेयर बाजार आर डैश व्हेन दे डू अकर, अकर का अर्थ है घटित होना, जब वो सचमुच घटित होती हैं, दे डू अकर। दे कैन क्रिएट, क्रिएट का अर्थ है उत्पन्न करना, डैश प्रॉब्लम समस्याएं फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, सर्टेन का अर्थ है विशिष्ट, विशिष्ट प्रकार के निवेशकों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। एज मैनी ट्रेडर्स, ट्रेडर्स है व्यापारी जो व्यापार करते हैं, शेयर्स या स्टॉक्स की खरीद फरोख्त करते हैं, डैश हैवी लॉसेस रिसेंटली। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि स्टॉक मार्केट के बारे में ये पैसेज है जहां होने वाले बदलावों से भारी नुकसान हो जाते हैं ट्रेडर्स को। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो एक बार पुनः पढ़ते हैं। सडन चेंजेस इन द स्टॉक मार्केट आर रेयर,
अचानक से बड़े बदलाव हो जाए स्टॉक मार्केट में, भारी परिवर्तन हो, ऐसा रेयर का अर्थ होता है बहुत कम होता है, रेयर है यदा कदा या बहुत कम होने वाला। बट वेन दे डू अकर, जब वो सचमुच होते हैं ऐसे बड़े बदलाव जो कि रेयर है, दुर्लभ है, सामान्यतः नहीं होते, पर जो वो सचमुच घटित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। हाई का अर्थ है ऊंचा या अधिक, इजी है आसान, सीवियर का अर्थ है गंभीर, बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर रेयर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, सडन चेंजेस इन द स्टॉक मार्केट आर रेयर बट, लेकिन व्हेन दे डू अकर दे कैन क्रिएट डैश, दे कैन क्रिएट डैश प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स। लेकिन जब वो अचानक होते हैं बड़े बदलाव तो फिर मेजर का अर्थ है बड़ी समस्याएं हो सकती हैं फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। कुछ निवेशकों के लिए, कुछ प्रकार के निवेशकों के लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अन्य ऑप्शंस में बल्कि का अर्थ है भारी भरकम, जो चीज़ काफ़ी भारी भरकम हो, वजनी हो। अनटाइडी का अर्थ है अस्वच्छ, अनक्लीन, और स्कैंटी का अर्थ है अल्प या जरा सा। हमारा आंसर ऑप्शन डी मेजर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, दे कैन क्रिएट मेजर प्रॉब्लम्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कुछ विशिष्ट प्रकार के निवेशकों के लिए। एज मैनी ट्रेडर्स डैश हैवी लॉसेज रिसेंटली, रिसेंटली का अर्थ है हाल ही में। हमारा आंसर होगा हैव सीन, ट्रेडर्स प्लूरल है, बात ताज़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एज जैसा कि मैनी ट्रेडर्स, कई सारे व्यापारियों ने जो शेयर्स खरीदते बेचते हैं, हैव सीन लॉसेस रिसेंटली, उन्होंने जो है हैवी लॉसेस, भारी नुकसान देखे हैं यानी भुगते हैं हाल ही में। अन्य ऑप्शंस में सीन बिल्कुल नहीं, ट्रेडर्स प्लूरल है, हैज़ नहीं हो सकता, डिड सॉ भी नहीं, सिंपल पास्ट की बात नहीं है, और सिंपल पास्ट में डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती भी नहीं है, तो डिड सॉ तो पूरी तरह गलत है। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से, एज मैनी ट्रेडर्स हैव सीन हैवी लॉसेज रिसेंटली इन एडिशन टू शेकिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। शेकिंग का अर्थ है हिला देना, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का अर्थ है निवेशक का आत्मविश्वास। दी अनएक्सपेक्टेड क्रैश, क्रैश का अर्थ है गिरावट, तेजी से कोई गिरावट हुई। अनएक्सपेक्टेड का अर्थ है जो उम्मीद से हटकर हो, यानी जो अनापेक्षित हो, जिसकी अपेक्षा ना हो। डैश सेवरल इंस्टीट्यूशंस, फोर्स्ड। इन एडिशन टू शेकिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जो निवेशक है उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख देने के अलावा, दी अनएक्सपेक्टेड क्रैश, जो अनापेक्षित अचानक होने वाला जो क्रैश हुआ, बाजार गिरा, फोर्स्ड उसने बाध्य किया सेवरल इंस्टीट्यूशंस, सेवरल का अर्थ है कई, इंस्टीट्यूशंस हैं संस्थान। विद्यार्थी ध्यान दें, स्टॉक मार्केट में संस्थान भी निवेश करते हैं। बाध्य किया, फोर्स किया कई संस्थानों को टू सेल शेयर्स क्विकली, कि वो अपने शेयर्स जल्दी से बेच दें। क्विकली है जल्दी से। विद्यार्थी ध्यान दें, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो शेयर्स के भाव गिरने लगते हैं। आपको, निवेशकों को, संस्थानों को लगेगा कि और दाम गिरेंगे, इसलिए वो शेयर्स और तेजी से जल्दी से बेच देते हैं, तो भाव और गिरने लगता है, बाजार और गिरने लगता है। फोर्स्ड सेवरल इंस्टीट्यूशंस टू सेल शेयर्स क्विकली। अन्य ऑप्शंस में स्टेट का अर्थ है कोई कथन करना, किसी चीज को कहना, तो स्टेटेड हुआ कहा। अनकंट्राइव्ड एक अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। कंट्राइव का अर्थ होता है किसी चीज को योजना से, चालाकी से या कृत्रिम रूप से करना, जबकि अनकंट्राइव्ड का अर्थ है बिना चालाकी, कृत्रिमता या योजना के किया गया। तो अनकंट्राइव्ड जिसमें कोई चालाकी, कृत्रिमता नहीं हो। सीज का अर्थ है जब्त करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी फोर्स्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, फोर्स्ड सेवरल इंस्टीट्यूशंस टू सेल शेयर्स क्विकली इन एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट है प्रयास, टू सर्वाइव, सर्वाइव है जीवित रहना, बचे रहना, द फाइनेंशियल स्टॉर्म। फाइनेंशियल का अर्थ है वित्तीय या आर्थिक, ताकि वो जीवित रहें इस आर्थिक या वित्तीय तूफान में। अन्य ऑप्शंस में सॉइल का अर्थ है मिट्टी, कप आप जानते हैं, पॉन्ड का अर्थ है तालाब। हमारा आंसर ऑप्शन डी स्टॉर्म ही रहेगा, सर्वाइव द फाइनेंशियल स्टॉर्म। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 886 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।